एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर की आर्थिक और संसाधन भूगोल में हमने वेबर का जो अवस्थिति मॉडल उसके बारे में हमने पढ़ा था, और आज हम हमारा जो लॉस का अवस्थिति मॉडल है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, लॉस एक जो जर्मन विद्वान थे, जर्मन भूगोलवेता थे, जर्मनी के एक भूगोलवेता थे लॉस, जिन्होंने वेबर के अवस्थिति मॉडल को उसने अस्वीकार किया। इन्होंने वेबर के अवस्थिति मॉडल को इन्होंने अस्वीकार किया। अस्वीकार करके इन्होंने अपना एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है। और उन्होंने बताया कि उद्योगों का स्थानीयकरण के संबंध में उन्होंने बताया कि उद्योगों की स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाए जहां पर उस वस्तु के लिए अधिकतर मांग हो। मतलब उन्होंने मांग को महत्वपूर्ण माना, मांग को इन्होंने प्रधानता मानी, मांग की प्रधानता। लॉस ने अपने मॉडल में किसको प्रधानता दी? मुख्यतः मांग को। उन्होंने माना है कि उद्योगों की स्थापना ऐसे स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर उस वस्तु के लिए अधिक से अधिक मांग हो, और अधिक से अधिक मांग होगी तो ही उद्योगों को मुनाफा मिल सकेगा, ठीक है। उन्होंने वेबर के मॉडल को उन्होंने अस्वीकार किया। वेबर ने तो किसको महत्वपूर्ण माना था? परिवहन को। वेबर ने महत्वपूर्ण माना था परिवहन लागत को, और लॉस ने महत्वपूर्ण माना है अपने मॉडल में मांग को, ठीक है। वेबर ने माना था कि उद्योगों की स्थापना के लिए परिवहन सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि परिवहन कोई भी उद्योग हम स्थापित कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए परिवहन एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि उसमें उद्योग की स्थापना में जो खर्च आ रहा है उसमें परिवहन अगर उसमें जुड़ जाएगा तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा और उसमें अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाएगा। इसलिए ऐसे स्थान पर हमें उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए जहाँ पर परिवहन लागत है वो सबसे कम आए, ठीक है। परिवहन लागत का जो खर्च है बहुत कम आए, ऐसे स्थान पर हमें उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। ये मान्यता थी वेबर की। और लॉस की मान्यता है कि हमें उद्योगों की स्थापना ऐसे स्थान पर करनी चाहिए जहां पर उस वस्तु के लिए अधिकतम मांग हो, ठीक है। मांग होगी तभी तो उससे अधिक उसमें प्रोडक्ट होगा और उसमें अपने उद्योग को मुनाफा मिलेगा, ठीक है। तो इसने लॉस ने अपने सिद्धांत में मांग को प्रधानता दी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके भी कुछ पूर्वानुमान थे। पूर्वानुमान के बारे में हम देखते हैं कि लॉस ने अपने सिद्धांत में क्या पूर्वानुमान माने हैं। तो इसमें देखिए, इसने माना है क्षेत्र समरूप। पहला इसमें क्षेत्र समरूप। वेबर की तरह लॉस ने भी माना है कि जिस स्थान पर हम उद्योग की स्थापना कर रहे हैं वहाँ का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल उसमें समानता होनी चाहिए, ठीक है। क्षेत्र में समानता होनी चाहिए। उसके बाद परिवहन लागत सभी जगह समान। परिवहन लागत सभी जगह है समान। फिर लॉस ने माना है कि जिस स्थान पर हम उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं वहाँ पर परिवहन की लागत सभी क्षेत्रों में समान होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने माना है कि जनसंख्या का समरूप विभाजन। जनसंख्या का समरूप विभाजन। उसके बाद लॉस ने माना है कि जिस स्थान पर हम उद्योग की स्थापना करेंगे उस क्षेत्र में जनसंख्या का जो घनत्व है वो बिल्कुल समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक हो, किसी में बिल्कुल नगण्य जनसंख्या हो, ठीक है। तो उन्होंने माना कि जनसंख्या का समरूप विभाजन उसमें होना चाहिए। उसके बाद क्रेता और विक्रेता आर्थिक मनुष्य। क्रेता और विक्रेता आर्थिक मनुष्य। सभी सिद्धांतों के अकॉर्डिंग लॉस ने भी माना है कि जो क्रेता है और विक्रेता है वो दोनों ही आर्थिक मनुष्य इसमें होने चाहिए। दोनों ही अपने लाभ के लिए काम करते हैं, ठीक है। उनका दोनों का ही मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। आगे उसने माना है कि केंद्र से दूर जाने पर लागत बढ़ती जाती है। केंद्र से दूर जाने पर
लागत बढ़ती जाती है। केंद्र से दूर जाने पर लागत बढ़ती जाती है, जिससे कि मांग में कमी आती है, जिससे मांग में कमी आती है। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। लॉस ने बताया है कि जैसे जैसे केंद्र से दूर जाएंगे, केंद्र मतलब उद्योग का हमारा जो केंद्र उससे हम जैसे जैसे उद्योग हमारा जो जहाँ पे हमने इंडस्ट्री स्थापित की है उस केंद्र से हम दूर जाएंगे, लागत बढ़ती जाएगी। ठीक है, लागत बढ़ती जाएगी और लागत बढ़ने से क्या होगा, मांग में कमी आई जाएगी। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई केंद्र है, यहाँ पे हमारी मान लीजिए ये हमारी कोई फैक्ट्री है। ठीक है, यहाँ पे हमने उत्पाद किया है। ठीक है, ये हमारा केंद्र हो गया। अब जैसे जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं, इससे हम जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे लागत में वृद्धि हो रही है। जैसे मान लीजिए हम 1 किलोमीटर पे जा रहे हैं तो कोई सामान है। ठीक है, तो वहाँ पे इसका मूल्य हो रहा है 2 रुपये। ठीक है, फिर हम 2 किलोमीटर पे जा रहे हैं तो इसका मूल्य हो रहा है 4 रुपये। फिर हम 6 किलोमीटर पर हम जाते हैं तो इसका मूल्य मान लीजिए हो रहा है 10 रुपये। तो जैसे जैसे हम केंद्र से दूर जाते हैं वैसे वैसे मूल्य में परिवर्तन होता जाता है, मूल्य में वृद्धि होती जाती है। और मूल्य में वृद्धि होने से क्या हो रहा है, मांग में कमी हो रही है। मांग में कमी कैसे होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वो कोई वस्तु है हमें 2 रुपये की मिल रही है और वही वस्तु हमें यहाँ पे 10 रुपये की मिल रही है, तो यहाँ पे बिल्कुल मांग में कमी होनी है और यहाँ पे मांग में वृद्धि है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम केंद्र से दूर जाते हैं वैसे वैसे लागत बढ़ती जाती है और लागत बढ़ने से मांग में कमी आती जाती है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं इन्होंने अगला जो पॉइंट बताया है उसमें देखिए आगे हम देखते हैं विभिन्न वस्तुओं की देहरी और परिसर भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न वस्तुओं की देहरी और परिसर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, विभिन्न वस्तुओं की देहरी और परिसर भिन्न भिन्न होता है। केंद्रीय स्थल विनिर्माण एवं उद्योगों को भी समाविष्ट करते हैं। केंद्रीय स्थल विनिर्माण और उद्योगों को भी समाविष्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यह जरूरी नहीं कि एक केंद्रीय स्थल सभी सेवाओं को धारण करे। यह जरूरी नहीं कि एक केंद्रीय स्थल सभी सेवाओं को धारण करे। ठीक है, इसके बारे में देखिए हम समझते हैं कि विभिन्न वस्तुओं की देहरी और परिसर भिन्न भिन्न होता है। देखिए देहरी और परिसर के बारे में हम देखते हैं कि ये क्या है। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई कंपनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक कंपनी है। ठीक है, और इसने जैसे मान लीजिए पंखे का इसमें उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो ये कंपनी है, तो यहाँ से जो यहाँ पे पंखे का निर्माण हो रहा है और इसके बाहर इसके दूर जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर तक
जो जनसंख्या जब 5 किलोमीटर जो लोग हैं वो इस पंखे को खरीदने यहाँ तक आ रहे हैं। ठीक है, कोई एक कंपनी है जिसमें पंखे का निर्माण हो रहा है, उस कंपनी से दूर 5 किलोमीटर दूर तक के लोग इस पंखे को खरीदने इस फैक्ट्री तक आ रहे हैं। ठीक है, और इधर भी हम देखिए, इधर भी जैसे मान लीजिए 4 किलोमीटर तक के लोग इस फैक्ट्री तक अपने उस पंखे खरीदने आ रहे हैं, और इधर देख ली मान लीजिए 3 किलोमीटर तक के जो लोग हैं वो इसको खरीदने यहाँ पर आ रहे हैं, और इधर हम देखते हैं कि 4 किलोमीटर तक लोग इस फैक्ट्री को, इस पंखे को खरीदने इस फैक्ट्री में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई ये पूरा सर्किल बन गया। तो ये क्या हो गया, ये इस फैक्ट्री का परिसर हो गया। ये क्या हो गया, परिसर, मतलब कि इस फैक्ट्री की चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र या फिर ऐसी दूरी जहाँ तक जिस दूरी तक के लोग इस फैक्ट्री में सामान खरीदने के लिए आते हैं, तो ये वो दूरी इस फैक्ट्री का क्या हो गया, परिसर। क्या हो गया, परिसर। ठीक है, परिसर समझ में आ गया कि परिसर क्या है, कि कोई भी फैक्ट्री में कोई भी उत्पाद हो रहा है और उस उत्पाद को खरीदने के लिए जिस दूरी तक के लोग इस फैक्ट्री में आ रहे हैं, तो उतनी दूरी उस फैक्ट्री के चारों तरफ की वो दूरी उस फैक्ट्री का परिसर हो गई। ठीक है, फिर हम देखते हैं देहरी क्या है। तो देखिए, देहरी का मतलब है कि इस कंपनी को अपने लाभ के लिए दिन में कितने पंखे इस कंपनी को अपने लाभ के लिए बेचने चाहिए कि यह अपना अस्तित्व बनाए रखे। ठीक है, तो यह हो गई उसकी देहरी, मतलब एक दिन में यह जो फैक्ट्री है वो 50 पंखे बेच रही है। तो 50 पंखे से अगर कम बेचेगी तो इस कंपनी को घाटा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसकी ये 50 क्या हो गई, 50 पंखे हो गई इसकी देहरी। मतलब एक फैक्ट्री को या एक कंपनी को, एक कंपनी जहाँ तक जिस दूरी तक अपने प्रोडक्ट बेच रही है वो हो गई उसकी देहरी, और वो हो गया उसका परिसर, और उस कंपनी को अपने अस्तित्व में बने रहने के लिए जितने प्रोडक्ट उसको दिन में बेचने चाहिए वो हो गए उसकी देहरी। ठीक है, आपको देहरी और परिसर समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्थल विनिर्माण और उद्योगों को समाविष्ट करते हैं। जो भी केंद्रीय स्थल है वहाँ पर उद्योगों की स्थापना भी की जाएगी। ठीक है, विनिर्माण उद्योग वहाँ पे लगाए जाएंगे। यह जरूरी नहीं है कि एक केंद्रीय स्थल सभी सेवाओं को धारण करे। अब इसमें देखिए, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है, जैसे ये मान लीजिए कंपनी है, ऐसे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सभी प्रकार के प्रोडक्ट इसमें उत्पादित किए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसमें फर्नीचर का निर्माण इसमें किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रिक का सामान भी इसमें आपको मिल जाएगा। इसमें जो फूड है, जो सारे जो प्रोडक्ट है, फूड के जो भी प्रोडक्ट है वो भी इसमें मिल जाएगी। इसमें कॉस्मेटिक सामान भी इसमें आपको मिल जाए। ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक केंद्रीय स्थल एक ही सेवाओं को धारण कर सके, धारण करेगा। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि एक जो केंद्रीय स्थल है वो एक ही सेवाओं को धारण करेगा। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं और देखते हैं कि आगे लॉस ने अपने सिद्धांत में क्या बताया है। तो देखिए, आगे हम बढ़ते हैं और लॉस ने वेबर के न्यूनतम लागत मॉडल में संशोधन करते हुए बताया है कि अधिकतम लाभ कमाना मनुष्य का प्रमुख उद्देश्य है, जो एक उद्योग के लिए स्थान चयन का आधार है। लॉस ने बताया है कि लॉस ने सबसे पहले वेबर के जो मॉडल है उसका विरोध किया है। उसमें संशोधन करते हुए उसने बताया कि अधिकतम लाभ कमाना, मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है, उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना, तो वह अपने लाभ के लिए ही कार्य करता है। ठीक है, एक उद्देश्य के लिए स्थान चयन का आधार होता है। तो उसके बाद हम देखें कि अधिकतम लाभ के लिए अधिकतम मांग आवश्यक है। अधिकतम लाभ के लिए अधिकतम मांग आवश्यक है। ये लॉस के सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण लाइन है कि अधिकतम लाभ के लिए अधिकतम मांग आवश्यक है। मैंने सबसे पहले आपको यही बताया लॉस के मॉडल में कि लॉस ने अपने मॉडल में सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट माना है वो क्या माना है, मांग। इसने मांग को इसमें सर्वाधिक महत्व दिया है। उसने बताया कि अधिकतम लाभ कमाने के लिए अधिकतम मांग की आवश्यकता है। अगर किसी वस्तु की उसमें अधिक से अधिक मांग बढ़ेगी तभी उस कंपनी का लाभ होगा। ठीक है, अगर मांग नहीं बढ़ेगी तो कंपनी को उसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है,
फिर आगे देखिए, वस्तु के मूल्य में कमी मांग वृद्धि का कारक है। वस्तु के मूल्य में वृद्धि, वस्तु के मूल्य में कमी मांग वृद्धि का कारण है। मांग वृद्धि का कारण है, मांग वृद्धि का कारण है। देखिए, वस्तु के मूल्य में कमी, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उसके मूल्य में जब कमी हो रही है तभी उसकी मांग बढ़ेगी। जैसे देख लीजिए, हम यहाँ पे समझते हैं, अब देखिए, हम देखते हैं कि वस्तु के मूल्य में कमी मांग वृद्धि का कारण है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कंपनी है, इसका नाम है ए, ठीक है, ये एक प्रमुख केंद्र स्थल है, उद्योगों के स्थानीयकरण का केंद्र है, ठीक है, जहाँ पे उद्योग की स्थापना की गई है। ए फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित की गई है। अब देखिए कि आगे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है ए कंपनी पर। उसके बाद हम देखें कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 1 किलोमीटर पर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इस वस्तु का जो मूल्य है वो है 5 रुपये, ठीक है। फिर आगे हम जाएंगे 2 किलोमीटर पर, तो इसका मूल्य हो जाएगा 6 रुपये। आगे हम 3 किलोमीटर पर जाते हैं तो इसका मूल्य हो जाता है 7 रुपये, और यहाँ पे हम जाएंगे तो इसका मूल्य हो जाएगा 8 रुपये, ठीक है। तो ये उसका लगातार उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है, ठीक है। जैसे ऐसे ही हम इधर देखें तो यहाँ पे इसका मूल्य है 1 किलोमीटर पर, तो इसका मूल्य है 5 रुपये, 2 किलोमीटर पर इसका मूल्य है 6 रुपये, और 3 किलोमीटर पर इसका मूल्य 7 रुपये है, और 4 किलोमीटर पर इस वस्तु का मूल्य हो गया 8 रुपये। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, जैसे जैसे दूरी केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ मूल्य में वृद्धि हो रही है। हमने ये यहाँ पे देखा कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, एक तो दूरी यहाँ पे है तो यहाँ पे मूल्य इसका 5 रुपये है 1 किलोमीटर पर था, और 4 किलोमीटर पर इसका मूल्य है 8 रुपये। मतलब जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो रहा है। ये लाइन हमें स्पष्ट हो गई है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। ऐसे ही हम इधर देखें कि यहाँ पे 1 किलोमीटर पे इसका मूल्य है 5 रुपये, और 4 किलोमीटर पर इसका मूल्य हो गया 8 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद हम देखें कि वस्तु के मूल्य में कमी, वस्तु के मूल्य में कमी मांग वृद्धि का कारण है। तो देखिए, यहाँ पे तो वस्तु के मूल्य में कमी है और यहाँ पे वृद्धि है, ठीक है। तो वस्तु के मूल्य में कमी मांग वृद्धि का कारक है। तो मांग वृद्धि, तो यहाँ पे अगर एक वस्तु 5 रुपये की मिल रही है और वही वस्तु यहाँ पे 8 रुपये की मिल रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा मांग होगी वस्तु की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो वस्तु सस्ती मिल रही है, ठीक है। तो वस्तु के मूल्य में कमी मांग वृद्धि का कारण है। इस प्रकार से हम इधर भी देखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 रुपये की मिल रही है, वही वस्तु यहाँ पे 8 रुपये की मिल रही है, तो मांग कहाँ पे ज़्यादा होगी? यहाँ पे। तो यहाँ पे मांग ज़्यादा होगी तभी इसकी मूल्य में कमी है, इसीलिए यहाँ पे मांग इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये इसके हमने इस एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने समझा है कि वस्तु के मूल्य में कमी मांग वृद्धि का कारण है। इसीलिए लॉस ने अपने परिवहन में सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, वो मांग को दिया है। और लॉस ने बताया है कि हमें उद्योगों की स्थापना ऐसे स्थान पर करनी चाहिए जहाँ पर उस वस्तु के लिए अधिकतम मांग हो, ठीक है। तो ये हमने आज लॉस का मॉडल पढ़ा है, और लॉस का मॉडल में कुछ जो षटकोणीय जो इसकी आकृति है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। उसका जो बचा हुआ जो पार्ट है वो कल की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।